इंपोर्टेड गाड़ियां, महंगी शराब, पंजाबी म्यूजिक वीडियो तो सस्ती बनेगी अब ये जो हुआ है, अगर आपने कभी कंटेंट देखा है तो आप समझ जाओगे क्यों हुआ। पर जो सैयारा मूवी में हो रहा है वो पता नहीं क्यों हो रहा है। सैयारा में तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पूरा खानदान रुला दो अपना, इसका आंसू नहीं टपकना चाहिए। अगर फ्रॉड बाबा को जेल में डालना है तो इनसे पहले बहुत लोगों के नंबर है। जवानी तो नहीं, जवान जरूर फिसल गई किसी की। देखो गाइस, नॉट अ बिग फैन माई सेल्फ, बट आई थिंक इट टेक्स गट्स टू बी दिस रॉ एंड अनफिल्टर्ड। और रिजाइन किया क्या, कहा जा रहा है कि रिजाइन करवाया गया। कुछ लोग तो इतने ब्रेन वॉश्ड हो गए जो इसको भी धर्म के नाम पे ढोंग नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर उनको शीशा देखना पड़ जाएगा। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड देन द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ। पूकी बाबा का एक वीडियो। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो फिसल जाएगी या जाएगी, जैसे कि अभी एक लड़की। जवानी तो नहीं, जवान जरूर फिसल गई किसी की। ऑब्वियसली बदतमीज, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्ट हुआ बवाल, पड़ी गालियां। मनीषा राजपूत बोलती हैं सही बोल रहा है, वर्ड्स गलत है पर बात क्या गलत है। पहले सिर्फ पुरुष मुंह मारते थे, अब महिलाएं भी करती हैं। ये इक्वालिटी की बात कर रही है कि इन चीजों के कारण ही महिलाओं में ड्रम में भरना या मर्डर करना जैसे क्रिमिनल माइंड विकास हुआ है। ये प्रॉब्लमैटिक है, ये नहीं ले सकते दोस्तों। ये फ्रॉड बाबा है, जेल में डालो इसको। अगर फ्रॉड बाबा को जेल में डालना है तो इनसे पहले बहुत लोगों के नंबर है। मजे तो इन्हीं के हैं। अब जब इतना बैकलैश आया तो इन्होंने बाद में एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डाला और बाद में सॉरी बोला और बोला कि मैं बोल तो रहा हूं पर कुछ के लिए बोल रहा हूं, पर बोल तो रहा हूं कि आजकल लड़कियां खराब हैं तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी। देखो, इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या है मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना। पर बाबा जी से मैं बस एक चीज पूछना चाहूंगा, एक बताना चाहूंगा कि आपको लिव इन का कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, कि अगर वो लिव इन में रह रही है तो वो 4 जगह मुंह क्यों मारेगी। क्योंकि वो लिव इन में रहे इसलिए ही रही है ना, क्योंकि वो 4 जगह मुंह नहीं मारेगी। और दूसरा, मुंह लड़की ही थोड़ी मारती है। 25 साल के लड़के देखे हैं आपने, देखो ऋषभ को हमारे। मुझे क्यों तोड़ा? बट आई लाइक हिज क्लैरिफिकेशन कि कुछ के लिए बोल रहा हूं। मैं सेक्सिस्ट नहीं हूं, मिसोजिनिस्ट तो हूं। अनइंटेंशनली फनी है आदमी। ओके, नेक्स्ट न्यूज। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उल्लू, ऑल्ट बालाजी समेत 25 OTT ऐप्स को बैन कर दिया है, क्योंकि ये समाज में अश्लीलता फैला रहे थे। अश्लीलता कैसे फैला रहे थे? तुमने कंटेंट देखा है क्या इनका कभी? हाँ। झूठ मत बोलना। अब इनके कंटेंट में एग्जैक्टली क्या अश्लीलता थी वो मैंने जानने के लिए इनका कंटेंट देखा। मुझे तो बहुत बुरा लगा। हाय तौबा, 25 साल के लोग मुंह मार रहे हैं। अब ये जो हुआ है, अगर आपने कभी कंटेंट देखा है तो आप समझ जाओगे क्यों हुआ। पर जो सैयारा मूवी में हो रहा है वो पता नहीं क्यों हो रहा है। बीते हफ्ते रिलीज हुई यशराज प्रोडक्शंस की सैयारा मूवी, डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी। और भैया, मूवी से ज्यादा थिएटर के रिव्यू आ रहे हैं। लोग रो रहे हैं, टेसुए बहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, निब्बा निब्बियों ने चूड़ियां तोड़ दी अपनी बिना शादी के। आधे लोग मूवी देख के रो रहे हैं और बाकी उनको देख के हंस रहे हैं। आधे अस्पताल से देखने आ रहे हैं, आधे देख के अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। मैं सिंगल ही ठीक हूं दोस्तों। मुझे नहीं पता भाई ऐसा क्या है इस मूवी में। अगर आपने देख लिया एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज मेरे लिए 2 मिनट के लिए तरन आदर्श बन जाओ और हैशटैग सैयारा लिख के बताओ भैया ऐसा क्या है मूवी में जो लोग इतना रो रहे हैं। और फिर मेरे साथ कुछ लोग देखने चलना। F1 सैयारा देखने नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, रोने से याद आया, इस हफ्ते तनुश्री दत्ता की वीडियो वायरल हुई। Guys, I'm being harassed in my own home. परेशान होकर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। मुझे इतना परेशान किया गया है पिछले 4-5 सालों में कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। भाई सैयारा में तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पूरा खानदान रुला दो अपना, इसका आंसू नहीं टपकना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ, झलक दिखलाजा वाली एक्ट्रेस है यार ये। मतलब हमारा तो ऐसे बचपन का प्यार, मतलब ये क्या कर। तुम सैयारा वाले क्या समझो भाई, एक एरा हुआ करता था, हिमेश रेशमिया, इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता, फिर तो आपकी कशिश। नेक्स्ट न्यूज। ओके, एक और वीडियो बहुत वायरल हुई उर्फी जावेद की। इन्होंने हाल ही में अपने लिप फिलर्स डिसॉल्व करवा लिए, मतलब हटवा लिए। एक वीडियो अपलोड की जिसपे ऑलरेडी लगभग 200 मिलियन व्यूज आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे। एंड जो चेंज आया है फिर उसके बाद, जो फोटो आई है, ओह ये तो वो श्रेक नहीं लग रही है। देखो गाइज, नॉट अ बिग फैन माई सेल्फ, बट
आई थिंक इट टेक्स गट्स टू बी दिस रॉ एंड अनफिल्टर्ड। ये शो बिजनेस में ये हर सब कोई लगवाते हैं, कोई बोटॉक्स करा रहा है, कोई लिप फिलर करा रहा है, कोई तो पूरा ही बदल जा रहा है, बट टू कम आउट एंड से कि हाँ मैंने कराया है, ये नहीं चला, और दोबारा वो जर्नी दिखाना अपनी, दैट्स समथिंग आई विल अप्रिशिएट हर फॉर। एंड यू टेल मी, इजंट शी लुकिंग बेटर? चलो मूवी बॉलीवुड से अब आते हैं थोड़ा पॉलिटिक्स पर। हाल ही में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन किया क्या, कहा जा रहा है कि रिजाइन करवाया गया, बट रूमर इज कि ये हटे नहीं है, इन्हें हटाया गया है। Jagdeep Dhankar was effectively sacked. He was effectively thrown out of a job. तो मेरी इज्जत मत करो, पर अर्नब भैया बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, घर के आदमी। देखो जगदीप धनखड़ तुम्हें नहीं पता, वाइस प्रेसिडेंट इज द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, नॉट अ वेरी इन्फ्लुएंशियल फिगर बट समवन हु गेट्स द वर्क डन। और ये आरोप ये लग रहा था कि जगदीप धनखड़ काफी टाइम से बीजेपी के होने के बावजूद ऑपोजिशन के लीडर से ज्यादा मिल बैठ रहे थे, जिससे बीजेपी खासा खुश नहीं थी। दो अलग अलग ड्राइव चल रही थी सिग्नेचर की। एक जज को इम्पीच करने के लिए आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में वो मोशन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक सर्टेन नंबर। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि पहले राज्यसभा फिर लोकसभा फिर प्रेसिडेंट आएंगे? इट कुड बी ईदर वे। हाँ, किसी भी हाउस में आप शुरू कर सकते हैं। ओह, ये मुझे अभी पता चला। 10th मतलब सिविक्स सब छोड़ गो, इतना संडे शो इतना करियर, अब पता चल रहा है कि किसी भी इसमें हो सकता है। अब अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले एक हाई कोर्ट के जज का करप्शन का मामला सामने आया था। अब हुआ ये कि जस्टिस वर्मा को इंपीच करना था, सरकार चाह रही थी हम वो नैरेटिव लेके आए, ऑपोजिशन वाले चाह रहे थे हम करें। लोकसभा में सरकार अपना बिल लाने वाली थी, लेकिन जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में ऑपोजिशन वालों का बिल पास कर लिया, which did not sit right with the BJP। अब वाइस प्रेसिडेंट से आते हैं प्रेसिडेंट पर। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मुद्दा उठा। अब इससे पहले तुम पूछो कि ये प्रेसिडेंट किससे किस बात का रेफरेंस मांग रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट समझ लो। हमारी डेमोक्रेसी में सीएम, पीएम, स्टेट, सेंटर, कोर्ट, कानून, बहुत लोगों का बहुत कोऑर्डिनेशन से देश चलाने का सिस्टम बनाया गया है। पाल लूंगा मैं अभी तुम्हें। एक पूरी सरकार काम करती है, एक पूरी न्यायपालिका काम करती है, एक पूरे संविधान से सब काम करते हैं। बहुत सारे लूप्स हैं और उसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। एक है अप्रूवल का लूप होल। फॉर एग्जाम्पल, कोई बिल राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही कानून बनेगा। सिविक्स में पढ़ा था ना तुमने? हाँ, मैंने नहीं पढ़ा था, तभी तो यूट्यूबर बन के रह गया मैं, वरना नौकरी लग जाती। लेकिन नहीं, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जज की नियुक्ति होनी है तो कोलिजियम जो नाम निकालेगा वो पहले लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर उनकी रिकमेंडेशन के बाद फाइल जाएगी प्राइम मिनिस्टर के बाद, फिर उनकी एडवाइस के बाद फाइल जाएगी प्रेसिडेंट के पास। तो समझ रहे ना, इनकी सलाह लेनी चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग ये हमारे घर में चलता है, तो यही ऐसे भी देश चल रहा। अब यही है हमारा लीगल लूप कि कोई फाइल कहां से कहां जाएगी ये लिखा है, पर कब और कितने टाइम में ये नहीं लिखा। ये लूप होल है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अलग अलग स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, अगर वो कोई बिल के लिए, कोई लॉ के लिए प्रेसिडेंट के पास वो फाइल भेजते हैं तो प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर अपना जवाब देना होगा। पहले कोई ऐसी टाइम की डेडलाइन नहीं होती थी। जब मान लिया था फोरफादर्स ने हमारे कि अरे हाँ, मतलब गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये लोग फाइल एक दूसरे को भेजेंगे तो यार प्रायोरिटी पे ही साइन करेंगे, इन पे क्या टाइम लिमिट डालनी है, देशी तो चलाना है इनको कौन से ट्रेन को हरी झंडी दिखा। प्लीज इसे कट कर देना। अब कोर्ट के इस फैसले पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है। अब कोर्ट हमारे देश में किसी को भी एडवाइजरी जारी कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उनसे मांग सकता है। बेसिकली मैनेजमेंट कोटा की डाउट क्लास। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट पर 14 सवाल दागे हैं, जिनका सार बेसिकली ये है कि मेलॉर्ड ये बताओ कि क्या संविधान में प्रेसिडेंट पर ऐसी कोई टाइमलाइन इंपोज करने का प्रावधान है भी? दूसरा, क्या कोर्ट का ऐसा फैसला सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को वायलेट नहीं करता? हमें तो ये बोला गया था ना कि लेजिस्लेटिव अलग, जुडिशरी अलग, तुम क्या बीच में घुस रहे? मतलब इतनी कैजुअली नहीं पूछा, तो मैं बता रहा हूं तुम्हें। और तीसरा, क्या ऐसे जरूरी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की बेंच को केस को एक बड़ी बेंच को रेफर करना चाहिए? ये एक बेसिक समरी है ऑफ ऑल द 14 क्वेश्चंस। अगर इसको एक मीम से समझना है तो प्रेसिडेंट ने बेसिकली कहा कि आप कौन, कहां लगाया फोन, आपका क्या नाम है, हमसे क्या काम है। अब कोर्ट भी परेशान कि भैया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांग लिया गया है, तो उन्होंने इस पर अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है। वो वकील होता है बड़े लेवल का, मतलब कोर्ट वकील से सलाह मांग रहा है। ये सब यार, ये मामला कॉम्प्लेक्स इतना, तभी तो लोग कहते हैं कोर्ट कचहरी का मामला बड़ा खराब होता है। अब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्यों दिया गया? मतलब सीएम पीएम की बात तो करते रहते हैं, पर हमारे सिस्टम में ये प्रेसिडेंट और गवर्नर का क्या रोल है और इसमें पूरा पॉलिटिक्स क्या है, वो समझेंगे इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। देखो, हमारा देश क्वाज़ी फेडरल है। देश में एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और फिर हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। सुनते नहीं हो तुम, देश में मोदी प्रदेश में योगी?
अब जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक प्रेसिडेंट भी होता है, जिनका नाम आधे लोगों को नहीं पता। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मुर्मुर क्या नाम है? मुर्मुर क्या नाम था? ऐसे ही ऑन अ स्टेट लेवल हर राज्य में एक चीफ मिनिस्टर के साथ एज अ नॉमिनल हेड एक गवर्नर भी होता है या होती है। थोड़ा जेंडर बायस नहीं करेंगे यहां पे। अब याद रखना, यहां पर पावर डायनेमिक्स अमेरिका वाले नहीं है कि प्रेसिडेंट ने डकार दिया वहां आंधी आ गई। नहीं, यहां पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर जस्ट नॉमिनल हेड्स, कोई खास पावर नहीं होती। It's a post like in corporate terms a founder chairman on a strategic advisor। गधा मजदूरी एग्जीक्यूटिव टीम लीड करे, ये पीपीटी दिखा के फुटेज खाएंगे। अब देखो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिविक्स है। स्टेट के अलावा होती है हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज, और उन यूनियन टेरिटरीज में भी विद लेजिस्लेचर कुछ होती है। वो सब तुम छोड़ दो, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब मैं खुद नहीं समझ पाया आज तक। पर कुछ यूनियन टेरिटरीज में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जैसे कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। अभी तक सब बढ़िया बढ़िया। अब देखो सीएम और पीएम तो हम तुम वोट दे के चुनते हैं, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर कोई चुनी हुई पोस्ट नहीं होते। सारे मंत्री गण मिलके एक प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेते हैं और फिर प्रेसिडेंट को बता देते हैं कि देखो ये हमने गवर्नर डिसाइड कर लिया। लाइक आई सेड, कोई खास पावर नहीं होती, इसीलिए एक रबर स्टैम्प पोजीशन भी कहा जाता है इसे। इट्स अ कानून ऑफ दिस कंट्री। बट इन मोस्ट केसेस जो गवर्नर होता है ये केंद्र सरकार का ही आदमी होता है। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझो तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो सीएम और गवर्नर अलग अलग पार्टी के हो जाते हैं, और यही आता है कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि स्टेट्स के केस में गवर्नर के पास उतनी पावर नहीं होती, लेकिन अगेन काम अगर पूरा होना है तो साइन तो उन्हीं का लगेगा, एचआर कोटा। और ये मैटर होता है यूनियन टेरिटरीज के केस में। फॉर एग्जांपल दिल्ली, आपने अरविंद केजरीवाल को कितनी बार बोलते हुए सुना है कि यार गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहा, गवर्नर हमारी फाइल रोक के बैठ गया। क्योंकि इन स्टेट्स लाइक दिल्ली मैटर्स ऑफ पुलिस, सर्विसेज एंड पावर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के हाथ में होते हैं, पूरी पावर नहीं होती सीएम के हाथ में। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कोई फाइल पास करने के बाद फॉर रिकमेंडेशन गवर्नर को भेजती है, ये स्ट्रक्चर है। कई सारी राज्य सरकारों ने आरोप लगाया है कि क्योंकि कोई टाइमलाइन नहीं है कि गवर्नर को कब फाइल को वापस भेजना है, तो वो अपने पावर का मिसयूज करते हैं और फाइल दबा के बैठ जाते हैं। फाइल जाती तो है पर आती नहीं है, ना एक्सेप्ट ना रिजेक्ट, ओनली इजेक्ट। कुछ ऐसे ही हुआ था 2023 के द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के केस में। यहां राज्य सरकार ने राज्यपाल पर मुकदमा कर दिया था क्योंकि वो असेंबली के 10 बिल्स को विदहोल्ड करके बैठ गए थे, 10 बिल्स। और ये जब केस हुआ था तो कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा था कि गवर्नर की ये मूव इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बड़ी रेयर केसेस है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक मिडिल ग्राउंड मिल जाता है। सेंटर की कुछ डिमांड होगी जो स्टेट नहीं मान रहा होगा, मान लिया तो गवर्नर से वो काम हो जाता है। मैच में कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन अगर सुपर ओवर हुआ तो इंपैक्ट प्लेयर फिर गवर्नर ही है। अगर स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो गवर्नर प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मणिपुर में यही हुआ था। अगर इलेक्शन हुआ, किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई, तो एक गवर्नर तय करता है कि किस लीडर को मेजोरिटी प्रूफ करने का चांस मिलेगा। ऑपरेशन लोटस में ऑपरेशन गवर्नर ही करता है। अच्छा जोक था, बुरा मत मानना। पिछले हफ्ते हमने ऑटो इंडस्ट्री पे एक स्पॉटलाइट सेगमेंट किया था। इस हफ्ते उस पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है। जितने भी यूके के हाई एंड कार ब्रांड्स हैं लाइक जैगुआर, लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, इनकी डिलीवरीज होल्ड पे डाल दी हैं लोगों ने कि अभी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में पहुंचे ब्रिटेन, जहां पर इंडिया और ब्रिटेन ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड डील पैक्ट। फ्री ट्रेड डील मतलब बेसिकली दोनों देश एक दूसरे के साथ जो बिजनेस करते हैं उस पर टैरिफ्स कट करेंगे, विच इंक्लूड्स टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स एंड लिकर। मतलब समझ ना, ब्लेंडेड स्कॉच, सिंगल मॉल्ट सस्ती हो जाएगी। देख कैसे खुश हो रहा है, देख देख देख। बताया जा रहा है कि आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच इस पैक्ट के बाद $34 बिलियन का ट्रेड होगा। यह भारत की एक एडवांस्ड इकोनॉमी के साथ हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेड डील कही जा रही है। अब डिफेंस, टेक्सटाइल, सेमीकंडक्टर से तुम्हें ज्यादा मतलब नहीं है, तो मैं काम की बात पे आता हूं। सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है जो लग्जरी कार मेकर्स हैं, जैसे कि तुम्हारी रेंज रोवर, एस्टन मार्टिन, रोल्स रॉयस, ये सब यूके के कार ब्रांड्स हैं। और इन पे जो टैरिफ्स लगता है वो 100% से सीधा घटकर अगले 5 सालों में 10% तक लाया जाएगा। मतलब ये गाड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी। जितनी भी दारू हैं, स्कॉच, विस्की, ब्रांडी, रम, इन पे जो टैरिफ है वो 150 से लेके 75% से 40% तक चला जाएगा। मतलब इंपोर्टेड गाड़ियां, महंगी शराब, पंजाबी म्यूजिक वीडियो तो सस्ती बनेगी। अब ये तो कोई ब्रिटेन की बात। इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया थोड़ा ईवी सेक्टर में आगे है, तो जो इंडिया की ईवी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ब्रिटेन के मार्केट्स का एक्सेस मिलेगा। एंड ऑलमोस्ट इन 99% ऑफ द केसेस देयर विल बी अ जीरो टैरिफ फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज से पहले एक क्विक रिकैप। आपको याद होगा हाल ही में लल्लन टॉप के इंटरव्यू में हनी सिंह और बादशाह ने एक चीज बोली थी कि भाई दुबई बहुत सेफ है, हम दुबई में बहुत रहते हैं। सेफ है दुबई?
Yeah, it's very safe. It's the safest in the world. Turns out they were right. मैं नहीं मानता। हाल ही में आई नंबियो सेफ्टी इंडेक्स की रैंकिंग, जिसमें लगभग 150 देशों को वहां की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर रैंक किया गया। कौन सा देश रहने के लिए कितना सेफ है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है बेसिकली। और इस रिपोर्ट में यूएई, या जिसको तुम प्यार से दुबई बोलते हो, उसको दुनिया का सेफेस्ट स्पॉट बताया गया है। जिन कंट्रीज का लिस्ट में आगे नाम आता है वो है एंडोरा, जो यूरोप की एक कंट्री है, कतार, ताइवान, मकाऊ, ओमान, आइल ऑफ मैन, हांगकांग, आर्मेनिया एंड सिंगापुर। अब ये तो हो गई सेफेस्ट। जो सबसे अनसेफ कंट्रीज हैं वो कौन सी बताई गई इस लिस्ट में? वो है पेरू, जमैका, सीरिया, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, होंडुरास, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, कैसा नाम है, पपुआ न्यू गिनिया। राहुल गांधी जाता है यहाँ पे, खाली बजाओ। समझ जाओ, तुम समझ जाओ, आखिरी में हैती है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इज अ गुड एग्जांपल टू सी कि कितनी सारी रिपोर्ट आती रहती है और कौन सी ऐसी हैं जो आपको सीरियसली लेनी चाहिए ना। हर रिपोर्ट पे ऐसे नहीं कि वहां ये रिपोर्ट आई है, इन्होंने ये बोला, यही सत्य है, ऐसा नहीं होता। दो तरह के रिपोर्ट आते हैं, एक सर्वे बेस्ड होता है, एक डेटा बैक्ड होता है ना। डेटा बैक्ड मतलब आपने एनसीआरबी से देखा कि कितना कहाँ क्राइम रिपोर्ट हो रहा है, उनकी अपनी वेबसाइट, उनके अपने लॉ एंड ऑर्डर, उनकी अपने रिपोर्ट्स देखी, सारे डेटा को सामने रखा, आकलन करके एक रैंकिंग बनाई। दूसरा है सर्वे बेस्ड, कि आपने पूछ लिया लोगों से। अब उससे देखो हुआ क्या, जो अमेरिका, यूके, कनाडा जैसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज जिनको कहा जाता है, उन्हें भारत पाकिस्तान से कम सेफ बताया गया। और रशिया, इजराइल, पैलेस्टीन, वो जो लिटरली युद्ध में है देश, उनको भारत से ज्यादा सेफ बताया गया। हाउ डज दैट मेक सेंस? कभी कभी लगता है रिपोर्ट रैंकिंग निकालने वाले अपने हाई राइज टावर से बाहर ही नहीं जाते। इनको किसानी करनी है पर खेत में नहीं जाना। So take some reports with a pinch of salt, which reminds me, next news है आपकी हेल्थ पर। टेबल सॉल्ट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, है ना? 5 मार्क्स, केमिस्ट्री पास। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उनकी एक विंग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी। ICMR की एक विंग है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी। अरे है यार, ठीक है, तो आगे बढ़ो। इन्होंने बताया कि भारत में एक फूड एपिडेमिक चल रहा है और ये नई बीमारी कोई बैक्टीरिया वायरस की नहीं है, बल्कि ये है नमक ज्यादा खाने की। हाँ, जो आप नमक खाते हो ना, वो एक टेबल सॉल्ट ही है। उसका भी एक कंजम्पशन लिमिट होती है। WHO का मानना है कि एक व्यक्ति को दिन में लगभग 5 ग्राम नमक वो खा सकता है, पर जो अर्बन इंडियन है वो खाते हैं लगभग 9 ग्राम नमक डेली, ऑलमोस्ट डबल। एंड आयरॉनिकली ज्यादा नमक खाने से वही होता है जो ज्यादा चीनी खाने से होता है, मतलब हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इनके चांसेस बढ़ जाना। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 5 सालों में जो हार्ट रिलेटेड डिजीज होती है, उनकी जो दवाइयां हैं, उनकी सेल 1.5 गुना बढ़ गई है, क्योंकि हम इंडियंस का अपने खाने पीने पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसी बात पे एक बहुत बढ़िया तुमको न्यूज फ्रॉम पेपर्स बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी द बिग पिक्चर, जो नमक के बारे में बताती है कि बेसिकली जो आपका नमक होता है ना, वो होता है सोडियम क्लोराइड। अब क्लोराइड से तो कुछ नहीं है, बट जो सोडियम होता है वो बॉडी के लिए ज्यादा मात्रा में हानिकारक होता है। अब इसको नेगेट करने के 1-2 तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि अगर आप ज्यादा नमक लेते हो तो फिर उसको रिप्लेस कर दो सेंधा नमक से। सेंधा नमक आता है, वो थोड़ा सा हेल्दियर रहता है, उसको पिंक सॉल्ट कहते हैं, लेकिन उसमें भी ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। आप लो सोडियम सॉल्ट ले लो, उससे भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। जो पोटेशियम रिच खाना होता है उसका भी कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब केला, कोकोनट वाटर, ये थोड़ा सा साथ में कंज्यूम करने लगो। सबसे बेस्ट तरीका है नमक कम खाओ यार। मैं किस मुंह से बोल रहा हूं? ओके, डिस्क्लेमर अलर्ट, अगली खबर थोड़ी विचलित कर देने वाली है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। एलिमनी की तो हम लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कंटिन्यूअसली डाउरी डेथ्स की खबरें बहुत आ रही हैं। औरतें जिनके घर वाले उनसे दहेज की मांग करते थे। हाल ही में आया था जहां पे शायद दिल्ली का एक केस था, जहां पे उनके पति ने फॉर्च्यूनर और गाड़ी की डिमांड इतनी ज्यादा रखी थी कि महिला को अपनी लेनी पड़ी। और ये जो डाउरी डेथ्स के केसेस हैं, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, चंडीगढ़, पूरे देश भर में से रिपोर्ट होते हैं। और ये जो डाउरी दहेज प्रथा की प्रॉब्लम है, जिसको आजकल रील्स पे बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है कि उन्होंने इतने करोड़ दिए, इतने किले दिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि अब समाज में इसको वापस, जो एक क्राइम है लिटरली, उसको अब नॉर्मलाइज किया जाने लगा है। स्टार्ट्स विद ताने देना, फिर उसके बाद थोड़ा और उसको परेशान करना, मायके वालों को परेशान करना, कभी कभी इतना ज़्यादा मारपीट शुरू हो जाती है, कभी मार दिया जाता है और कभी इतना परेशान कर दिया जाता है कि औरत अपनी खुद जान ले लेती है। हर साल भारत में लगभग 7,000 डाउरी रिपोर्ट होती है। एंड द कीवर्ड हियर इज रिपोर्ट। ये सिर्फ जाके इनकी रिपोर्टिंग हो रही है, असली नंबर इससे कई ज़्यादा होगा। और जब आप इन केसेस को मैप करोगे ना, तो बड़ा चौंकाने वाला स्टैटिस्टिक सामने आता है कि ज्यादातर जो डाउरी दहेज प्रथा के केसेस आते हैं वो आते हैं हिंदी हार्टलैंड के स्टेट से। उसमें से भी सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 30% आते हैं राजधानी दिल्ली से। हाँ, दिल्ली, जहां पे समाज के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रोग्रेसिव लोग होने चाहिए, वहां सबसे ज्यादा हो रही है।
इनफैक्ट जब हम लोगों ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें एक और कंसर्निंग बात समझ में आई कि जो 7000 केसेस फाइल हुए हैं इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जहां पे चार्जशीट बहुत लेट फाइल होती है। मतलब पहले रिपोर्ट होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद चार्जशीट फाइल होती है। ये चार्जशीट फाइल होना मेन होता है, लेकिन ज्यादातर केस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई भैया, लैक ऑफ एविडेंस है, मिसट्रस्ट है, ऐसे बहाने लेके चार्जशीट्स को महीने महीने डिले किया जाता है। और फिर जब चार्जशीट डिले हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन बॉच हो जाता है, कोर्ट में केस सालों तक चलता है, तो अल्टीमेटली केस कमजोर होता है। और अगर 100 केस फाइल होते हैं तो उनमें से कन्विक्शन रेट होता है सिर्फ 2% का। अब आप हमेशा देखना जब भी इन बातों की चर्चा होती है तो दो चीजों को बहुत कंपेयर किया जाता है, डाउरी को और एलिमनी को। और दोनों में अपने अपने जो असली के केसेस हैं वो रिपोर्ट नहीं हो पा रहे और जो फेक केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड देन द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट। अगली खबर पार्लियामेंट से। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने मॉनसून सेशन के पहले दिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। देखो, इस टाइम पे जितने भी खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उन सब की अपनी अपनी एक फेडरेशन होती है। जैसे कि रेसलिंग की अपनी फेडरेशन है, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनकी अलग फेडरेशन है, फुटबॉल की AIFF है, क्रिकेट की BCCI है। सारे फेडरेशन अपने अपने स्पोर्ट्स चलाते हैं और ज्यादातर ये ऑटोनॉमस होते हैं। अब ये बिल कहता है कि इन सारे फेडरेशन को एक बोर्ड के अंदर आना चाहिए और वो बोर्ड भारत की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ओवरलुक करेगी। बेसिकली जितने भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है उनको एक सेंट्रलाइज करके स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित करने की बात हो रही है। और ये बोर्ड इतनी पावरफुल बॉडी होगी कि ये बाकी फेडरेशन को रिकॉग्निशन ग्रांट करेगी कि अगर आप एक फेडरेशन हैं तो आप स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप फेडरेशन ही नहीं है। अब इसमें पसीने छूट रहे हैं BCCI के। दो रीजन है, एक तो BCCI क्रिकेट चलाती है और क्रिकेट देश चलाता है, और दूसरा BCCI के पास है बहुत पैसा। मतलब बहुत पैसा नहीं, बहुत पैसा। और अगर ये BCCI स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर आ जाती है, मतलब ये RTI के अंडर भी आ सकते हैं। मतलब फिर ये कितना कमा रहे हैं, कहां खर्चा कर रहे हैं, ये सारी जानकारी आप एक RTI डाल के BCCI से निकलवा सकते हो। फायदा क्या है कि जो रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स बॉडी होंगी उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक ग्रांट मिलेगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि BCCI को ग्रांट चाहिए होगा तो तुम समझ नहीं रहे BCCI के पास कितना पैसा है। अगली न्यूज है क्लाइमेट से, और ये बहुत ध्यान से सुनना। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में बताया कि 2014 से लेकर 24 तक यानी कि पिछले 10 सालों में सरकार ने लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दिया है। दैट्स मोर देन द साइज ऑफ दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर कंबाइंड। इसी टाइम में जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंसेज हैं वो 150% से बढ़ गए हैं। अब कोई देखो दिक्कत नहीं है, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जमीन तो सरकार से ही मांगनी पड़ेगी। पर आप जब देखोगे कि सरकार ने कितनी जमीन किसको दी है, मैप करोगे तो आप देखोगे कि जो ज्यादातर जमीन है वो माइनिंग और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को दी गई है। रोड कंस्ट्रक्शन चलो अपनी जगह है, माइनिंग, हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शंस, इनको 40 हजार हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड मिला है। अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो जो माइनिंग होती है ये जंगलों में ही होगी, पर्यावरण की छाती पर पैर रख के ही विकास होगा, ये नियति है। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अगर आप देखोगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर प्रोजेक्ट्स को कितना लैंड मिला है, तो कुछ भी नहीं। ये मैप ही में देख लो आप। वो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं होती, चीजें ग्रे एरिया में होती हैं। सही बात है, आपको अगर पहाड़ के गांव में विकास करना है, वहां रोड लेके जानी पड़ेगी, उसके लिए पेड़ कटेंगे, दिक्कत नहीं है। पर उसके भी अपना एक एनवायरमेंट असेसमेंट होता है, देखा जाता है कि भाई कहां विकास कार्य हो रहा है। कुछ हमने अगर यहां पे विकास किया तो वहां पे हमने एनवायरमेंट के लिए किया। इतना भी डार्क शेड ऑफ ग्रे नहीं होना चाहिए दैट इट लुक्स ऑलमोस्ट ब्लैक। अब इससे होता क्या है, अगली न्यूज से समझो। अगर आपने कभी अमरनाथ यात्रा नहीं की है तो कर लो, आगे जाके यात्रा तो होगी, अमरनाथ नहीं होंगे। उसकी वजह क्या है, हम श्रद्धालु भक्त। रुक जाओ, रिलीजियस सेंटिमेंट बाद में हट करवाना, पहले सुन लो। अभी अगर आपको नहीं पता अमरनाथ यात्रा क्या होती है, तो अमरनाथ एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन है, जहां गुफा के अंदर बर्फ जमती है और वो एक शिवलिंग का आकार ले लेती है। कभी अपने मम्मी पापा से पूछना, पहले के जमाने में अमरनाथ का शिवलिंग बाबा बर्फानी 12-15 फीट तक जाते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज इस प्रकार हुआ है कि जो इस साल श्रद्धालु गए उन्हें सिर्फ 1.5 फीट का शिवलिंग मिला है। पहले शिवलिंग होता था, श्रद्धालु दर्शन करते थे, धीरे धीरे करके पिघल जाता था। इस साल यात्रा शुरू होने के पहले ही शिवलिंग आधे से ज्यादा पिघल चुका था। अब ये हो क्यों रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। क्योंकि जो हिमालय की इको सेंसिटिव जोन्स हैं, जहां पे अमरनाथ है, जहां पे बद्रीनाथ है, जहां पे केदारनाथ है, वहां पे रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे बहुत लोग जाने लगे हैं। अब ऐसा पहले वाला जमाना नहीं है कि लोगों ने अपना त्याग दिया है जीवन, अब वो अपने संन्यास आश्रम में जा चुके हैं, तब जाके एक बार घर पे बोल के आ रहे हैं कि बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या पता लौटे नहीं। क्योंकि बिल्कुल जंगलों के बीच में से होके रिस्क लेके जाना पड़ता था, तब जाके पहुंचते थे, तब जाके वो तीर्थ यात्रा होती थी।
अब तो सीधे 4 लेन एक्सप्रेसवे खोल दिए हैं वहां पे, लंगर भंडारे लग रहे हैं, एसी के रूम लग रहे हैं केदारनाथ के बगल में, गाड़ियां जा रही हैं, वैन जा रही हैं, सिर्फ बूढ़े नहीं, लोग टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं वहां पे। इतना भीड़, इतना पॉल्यूशन हो गया है कि अगेन इट्स अ इको सेंसिटिव जोन। फिर वहां पे ये सब हो रहा है। पर्यावरण इतना खराब कर दिया है कि जिन बाबा के दर्शन आप लेने जा रहे हो, वो बाबा अब दर्शन देने को नहीं है। देखो मुझे आपका नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू मी तीर्थ का मतलब कभी ये था ही नहीं कि आप हाईवेज एक्सप्रेसवे निकाल दो और आप उसको टूरिज्म के एंगल से पूरा देखने लगो। और देख रहे हो तो चलो ठीक है, पर आप पर्यावरण को बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। अगर आप अग्री करते हो इस बात से तो एक बार लाइक कर देना। इस हफ्ते की एक पॉजिटिव न्यूज है इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर। आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, तब गलवान वैली में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स आमने सामने आ गए थे, उसमें कुछ शहीद भी हो गए थे। उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी ज्यादा सॉल्टी रहे हैं। इंडिया ने चाइनीज टूरिस्ट के लिए वीजा बैन कर दिया था, टिकटॉक तभी बैन हो गया था, चाइना भी ने भी ऐसे ही रेसिप्रोकेशन किया था। लेकिन फिर उसके बाद से कई सारे हाई लेवल टॉक्स हुए हैं बिटवीन इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर एंड देयर मिनिस्टर, ताकि भाई ट्रेड टॉक्स वापस लाए जाएं एंड कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट रिलेशंस को रिपेयर किया जा सके। इसी के चलते मार्च के महीने में चाइना ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा वापस देना शुरू कर दिया था और अब इंडिया ने चाइनीज टूरिस्ट के लिए वीजा इशू करना शुरू कर दिया है दोबारा। इसके अलावा चाइना ने अपनी तरफ से भारतीय यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी दोबारा से शुरू कर दी है। चलो चल ही रहे हैं तो एक और न्यूज बता देता हूं कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जिसको चाइना में सांगपो कहते हैं, वहां पे चाइना ने एक बहुत बड़ा डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। एक डैम था जो बहुत टाइम से वो कह रहे थे कि वो बनाएंगे, अब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर इंडिया और बांग्लादेश, जहां पे डाउनस्ट्रीम बहुत सारे लोगों की जीवनी इस नदी पर डिपेंडेंट है, वहां से कंसर्न्स आना शुरू हो गए। तो एक ऐसी न्यूज थी जो चल रही थी इंडिया चाइना को लेकर, मैंने सोचा दोनों एक साथ बता दूं आपको। इस हफ्ते एक वीडियो वायरल होती है कावड़ यात्रा से। बताना थोड़ा मुश्किल है क्या हुआ, आप देख लो। दीपांजलि बोलती है अब नहीं है हिंदू खतरे में, आई कांट डिफेंड माई कंट्री एनी मोर। इन छपरियों के चलते कावड़ यात्रा बदनाम हो चुका है। तो पूजा पाठ नहीं तो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ऑल द रिलीजन्स शुड यूनाइट अगेंस्ट दिस। यही रंग, यही नाच गाना और दीपिका पादुकोण का जीना नर्क कर दिया था इन लोगों ने। और वो तो फिर भी मूवी थी, ये तो एक यात्रा है। मैं एक वक्त पे खुद कावड़ यात्रा किया हूं और ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि बुरा ज्यादा लग रहा है या गुस्सा ज्यादा आ रहा है। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि कहां हैं वो लोग जो वैलेंटाइन पे पार्क में बच्चों को परेशान करते हैं, जो गरीब डिलीवरी बॉय को परेशान करते हैं। मालिक थोड़ा यहां भी देख लो। धार्मिक सेंटिमेंट है या जगह और लोग देख के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं? क्योंकि आपका पता नहीं, हमारे सेंटिमेंट जगह और लोग देख के हर्ट नहीं हो रहा है। ये तो एक वीडियो वायरल हुई है, ऐसी और वीडियोस वायरल हो रही है जहां पर हरिद्वार में कितने सारे यात्रियों ने हजारों टन कचरा अपना पीछे छोड़ दिया है। जिस नदी को मां बोलकर उसके जल को आप कंधे पर वापस लेके आ रहे हो, वहां पे कचरा कर दे रहे हो। ये कैसा ट्रेडिशन है? एक तो पब्लिक को डरा इतना दिया गया है ना कि धर्म के नाम पे ढोंग दिख रहा है पर बोला नहीं जा रहा। ये कैसे एक्सेप्टेबल है यार? कुछ लोग तो इतने ब्रेन वॉश्ड हो गए जो इसको भी धर्म के नाम पे ढोंग नहीं मानेंगे, क्योंकि फिर उनको शीशा देखना पड़ जाएगा। रिलीजन तुम छोड़ दो, उस पे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा पास्ट में लेके जाता है। फ्यूचर सोचो, कितने सारे बच्चे हैं इसमें। घर वाले पूछेंगे क्या करके आए हो? नाच देख के आए, यात्रा में गए थे ये लोग। देशभक्ति और फर्जी देशभक्ति में यही तो डिफरेंस है। तुम लोग चाइना से कंपेयर करते हो ना, ये हमारी वीडियोस वायरल हो रही है, चाइना की पता क्या वीडियो वायरल हो रही है? वहां के बच्चों ने पानी की बोतल यूज करके वाटर प्रेशर से रॉकेट लॉन्च कर दिया और उठा के उसी की लैंडिंग भी करा दी। ये हो रहा है वहां पे एक पूरी रोड कंस्ट्रक्ट हो गई बुलडोजर सबका इस्तेमाल करके, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। सब कुछ एआई और रोबोट से हुआ है। वहां खेल रहा है चाइना। और हमारा यूथ क्या कर रहा है? केएफसी पहुंच जाएगा कि बंद करो, ये हमारी संवेदनाओं के खिलाफ है। ये नहीं है संवेदनाओं के खिलाफ। इन सारे मुद्दों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। एक और वीडियो दिखाता हूं तुम्हें। एक औरत जा रही थी, 2 बच्चे उसको छेड़ देते हैं। अब ये जब वीडियोस बाहर जाती हैं तो देश की क्या इमेज बनती है पता भी है। और ये सेंटिमेंट बाहर कैप्चर नहीं होता, ये कैप्चर होता है कमेंट सेक्शन में। इट्स हार्डर टू डिफेंड माय कंट्री। ओएमजी, डोंट सोलो ट्रैवल टू इंडिया, नेवर गो टू इंडिया, वेल वेल वेल, एवरेज डे इन नॉर्थ इंडिया। यही चल रहा है यार। मुझे आपका नहीं पता, मुझे यहाँ कॉमेडी नहीं दिखती, मुझे शर्म आती है। चलो अगली वीडियो बीजेपी हैंडल से वायरल होती है। महाराष्ट्र के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर माणिकराव कोकाटे ये सदन में रमी खेल रहे थे। देखो दोस्तों, साइड नहीं ले रहा, बट मैं इसको रिसर्च कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि जैसी महाराष्ट्र के किसानों की हालत है, खेती करना जुआ खेलने के बराबर ही है।
एंड जहां बात आती है सदन और मंत्रियों की, द बार इज सेट सो लो कि मैं यहां ये सोच रहा हूं कि चलो कम से कम जुआ ही तो खेल रहे हैं, ब्लू फिल्म तो नहीं देख रहे अंदर। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है। अगली वायरल वीडियो होती है झारखंड के रांची से। यहां पर हेल्थ मिनिस्टर अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंचते हैं। ऑपोजिशन में थी बीजेपी, वो मजाक उड़ाने लगती है। पर क्यों भाई, ये तो अच्छी बात है, अंसारी साहब हेल्थ मिनिस्टर वो पहुंचे हैं वहां पर, बट मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि जूनियर अंसारी साहब पहुंचे थे। यहाँ उनके बेटे छोटे मिनिस्टर गुड्डू भैया फ्रॉम झारखंड अपने चट्टे बट्टे बटोरे और अस्पताल को पापा की कंपनी समझ के पहुंच गए। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए। अच्छा, कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए। पीछे भाई चट्टे बट्टे लेके तो घूम रहा है। फालतू बिल बनाने चार्जेस जो हैं वो तो इनवैलिड है। भाई तू बता रहा है रिक्वेस्ट कर रहे, चार्जेस हैं इनवैलिड हैं, तो मतलब थोड़ा ढौंस से बोलो यार, ऐसे बनोगे नेताजी। एपी ढिल्लो, अरे भाई स्वैग तो आपका पूरा था, रील भी बढ़िया, ट्यूशन में लड़कियां टौरा बन जाएगा अपना। बट थोड़ा सा यहाँ पे ना, पता आपको ऑपोजिशन क्यों मजे ले रही है, क्योंकि माना अपना मामला है, लेकिन गवर्नमेंट और घर के गल्ले में फर्क होता है ना। और अब वो खबरें जो दिखाती है इंसानियत के यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट नॉनसेंस न्यूज हैं। यूज अंग्रेज साले कॉन्वेंट के पढ़े। ये खबर तो आपने सुनी ली होगी, गाजियाबाद में यूपीएसटीएफ ने इस व्यक्ति को अरेस्ट किया, जिसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे बीवी ने औकात से ज्यादा एलिमनी मांग ली हो। नाम है एम्बेसडर हर्षवर्धन। हेलो, ब्लू डॉट से कोरियर लेके आए थे। लॉन्च पैंट्स, लाउंज पैंट्स, लाउंज नहीं है मेरे पास, पर लाउंज पैंट्स है मेरे पास। ओ या ऑफ कोर्स या आई ऑर्डर्ड नो। अरेस्ट हुए हैं एम्बेसडर हर्षवर्धन जैन। अरेस्ट क्यों हुए? क्योंकि एक फर्जी एम्बेसडर थे उस देश के जो खुद असली नहीं था। भाई साहब फेक डिप्लोमेट, फेक एम्बेसी ही चला रहे थे। अरे बाप रे, इतना बड़ा कोची। कौन से देश की? वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोलिविया, लोडोनिया। ये कैसा नाम है देशों का? सबोर्गा, पोलिविया, लोडोनिया। इसने बोला, लोग मान भी गए। लेकिन भाई नकल में पूरी अकल। 2 लाख में एक बंगला रेंट कर रखा था। क्या क्या मिला है? 4 वीआईपी गाड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स की फेक सील, 12 फेक पासपोर्ट, फेक पैन कार्ड, फेक स्टैंप, फेक फॉरेन करेंसी, प्रेस कार्ड और 18 फेक वीआईपी नंबर प्लेट। इतने मेरे घर पे खाने की प्लेटें नहीं है। ऐसे अपने बंगले में ना कमरों के नाम रख रखे होंगे, इंटरनेशनल ट्रिप के नाम पे खुद ही वीजा लगा के एक कमरे से दूसरे कमरे। और कोई कमी नहीं छोड़ी, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रेसिडेंट के साथ, मोदी जी के साथ फेक फोटो तक उसने दीवार पे टांग रखी थी। ओह माय गॉड। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये फेक डिप्लोमेट फेक एम्बेसी बनाकर हवाला का काम किया करता था। ऑफशोर सेल कंपनीज बना के पैसा यहाँ का वहां, जिसको आम भाषा में कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मतलब मैंने इतने स्कैम देखे, कम ही होता है मेरा माइंड ब्लो हो जाए। फेक एम्बेसी, ये सरकारी आदमी बनके सरकार को ही चूना लगा रहा था। चलो फेक एम्बेसी से एक फेक आईएएस ऑफिसर की कहानी बताता हूं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक चोरी का मामला सामने आया। फिर जब सैफई से चोरों को अरेस्ट किया गया तो उसमें से एक चोर आईएएस अधिकारी निकला, जो एक स्कॉर्पियो में घूमता था जिसमें बकायदा भारत सरकार लिखा था। बाद में पता चला चोर ही था जो पुलिस बन के घूम रहा था। हाँ, फर्जी आईएएस अधिकारी। खुद को शामली का एसडीएम बताता था। दरअसल दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहा था। बाद में जब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दोस्तों के बीच में रॉब जमाने के लिए रॉबर बन गया, पूजा खेड़कर लाइट। बट दोस्तों आई बिलीव बाबू आदमी तो है। पेपर क्लियर नहीं कर पाए तो क्या हुआ, करप्शन करना तो सीख गया। फेक एम्बेसी, फेक आईएएस ऑफिसर के बाद अब सुनो फेक नेशनल। कितनी फेकीरी है यार इस देश में। अब बस एक फेक टैक्सी की कमी रह गई है। इससे भी कोई नीच ख्याल हो तो मन में ना रखो। खैर, भोपाल पुलिस ने पिछले हफ्ते एक बांग्लादेशी व्यक्ति को अरेस्ट किया जो पिछले 10 सालों से भारत में नेहा किन्नर बन के रह रहा था। क्या? इसने सिर्फ जेंडर फेक नहीं किया, नेशनैलिटी भी फेक कर दी भाई। इन्वेस्टिगेशन में इसके पास डॉक्यूमेंट भी मिले, फेक आधार कार्ड, फेक वोटर आईडी और फेक पासपोर्ट, जिससे ये बांग्लादेश होके भी आ गया था। भाई क्या क्रेजी सेगमेंट है यार इस हफ्ते का। और कैसे पकड़ा गया यार, कितने क्लीशे नाम चुन रखे थे इसने। तुम कोई भी रैंडम हिंदू लड़की उठाओ, उसका नाम नेहा निकलेगा, और मुसलमान तो अब्दुल ही होता है।
अच्छा बोनस एक और वीडियो दिखाता हूँ। एक चोर पकड़ा गया हाल ही में गाड़ी चुराते हुए, और जब लोगों ने उसकी गुद्दी पकड़ी, चांटा मारने ही जा रहे थे, तब बोलता है कि नहीं नहीं रुको, गाड़ी में बॉम्ब है, मैं तो तुम्हें बचाने के लिए गाड़ी चुरा रहा था। गाड़ी चुरा के लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ कि गाड़ी में बम है, आप डिफ्यूज करवा लो। बंद होगी, बम पूरी आएगा। वो 2 दिन पहले ब्लैक कलर की होंडा सिटी में लेके गया था यहाँ से, आप सब हिंदुओं की जान बचा के। ये अभी मजिस्ट्रेट साहब से मिलके आ रहा हूँ, आप क्रॉस चेक कर लो। आप हो कौन? इतना कॉन्फिडेंस था कि आदमी भी एक टाइम पे डर के गए। आप कौन हो? आपको चोरी करने के लिए सिर्फ 2 चीज चाहिए देश में, कॉन्फिडेंस और चुनाव। क्या बात है? मैंने आईफोन चुराया है क्योंकि आईफोन एंड्रॉइड से बकवास है जी। मैं तो आपको बचाना चाह रहा था इन एप्पल वालों से। मैं बता रहा हूँ गलत लाइन में था इसलिए पकड़ा गया, सही लाइन में होता मंत्री बन जाता। और चोरी थोड़ी कर रहा है वो, हिंदुओं की जान बचा रहा है यार। गलत पकड़ा गया दोस्तों। धर्म के आड़ में चोरी सिर्फ ये थोड़ी कर रहा है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और एक प्लेटफॉर्म है रेडिट, जहां पर हमारी छोटी सी कम्युनिटी है। हम वहां पे मीम्स शेयर करते हैं और उन्हीं मीम्स को हम रिव्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि किस तरह से ये यहाँ पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ, मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, दर्शन हुआ, मुलाकात तो हुई नहीं। नमस्कार किया। चाहेंगे जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मैं उनका पिक्चर देख के, तो पीछे वाली कितने मजे ले रही है, कितनी ओवर एक्टिंग कर। हमेशा धन्यू में कृतज्ञ हूँ मेरी माँ। ये तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप। ये अगर देखो किसी ने प्लांट किया है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये नेचुरली कोई इतना ज्यादा भावुक है तो मजे ले लो। पर तुम सोचो क्या कनेक्शन होगा भाई, मतलब कि रो रही है, मुलाकात तो हुई नहीं, दर्शन हुए सीधे। मैंने वोट तो मैंने दिया ही नहीं, प्रसाद चढ़ा के आई हूं मैं। हाउ अदर पेरेंट्स रिएक्ट व्हेन दे फाइंड आउट देयर चाइल्ड रिलेशन। थोड़े पैसे डाल दो ना अकाउंट में। हर मानो के सिक्के पॉकेट में भरे हम चले हैं। कोई अच्छी जगह ले जाना। माय पेरेंट्स क्या कर रहे हो आप? इतना बड़ा पाप करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? गलती हमारी थी, तुझे फोन दे रखा है, यही सब देख देख के हंस के बातें करता है ना तू। गलती हमारी है, क्या नालायक बच्चा पैदा कर दिया। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अरे हमारी तो किस्मत खराब थी, इससे अच्छा तो लड़की हो जाती। सॉरी पर्सनल हो गया मामला। सार्थक भाई दी एस्ट्रोलॉजर। The difference is I'm not mid. पहली खबर में सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी चाइना की गोद में बैठे जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर एक टूल किट निकाल रहे हैं जिससे देश का इस्लामीकरण किया जा रहा है। We are exposing the Congress Party and the Soros link. Very, very shortly you... I predicted this. Yeah, you did. ओ यार वो क्या है ना, वो अपना ही चैनल है ना, तो यू नो वी जस्ट शेयर रिसोर्सेस। सटायर करना जुर्म है भाई इस देश में। तुम सटायर करते हो, लोग न्यूज चैनल वाले देख के इंस्पिरेशन ले लेते हैं। भाई मेरी स्क्रिप्ट न्यूज बन जाती है कल की। मैं बहुत तुम अंडर अप्रिशिएट करते हैं लोग मुझे। तो एक भाई मैंने पूछा कि पिछले हफ्ते नाम बताओ, कहता सार्थक लाइक मंगिया। भाई तुम बिना केबल टीवी के फ्री में न्यूज बता रहा हूं तुम्हें, वो भी अगले हफ्ते की। और पिछली बार सब ये भी पूछा कि लाइक क्यों नहीं मांगा। वो तो मेरा AI वर्जन है दोस्तों, मैं थोड़ी मांगता हूं। जिस दोस्त का ब्रेकअप हुआ था उसे सैयारा दिखा दी। भाई एनी डे मैं कितना भी प्यार पगलू हो जाऊं, किसी भी दिन जीवन के, मैं ये क्लिप दोबारा देख के रो दूंगा। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस दिन ये RCB का फाइनल हुआ है, मेरा एक दोस्त है चाराम, वो पीछे बैठा हुआ है और सामने कोहली रो रहा है। मेरे आंसू यहाँ तक आ रहे हैं पर रो नहीं रहे। पीछे मैंने मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं रो दिया ये जज कर लेगा पीछे। मैं ऐसे पूरी अपने आंसू कंट्रोल करके पीछे देख रहा हूँ, वो पीरा उसका। RCB विनिंग द ट्रॉफी इज एनी डे बेटर देन अ ब्रेकअप। और ब्रेकअप मेरा तुम 4 बार करा दो, एक बार तुमने 2023 वर्ल्ड कप की क्लिप दिखा दी, फिर देखो तुम मेरा रोना। RR ममता बनर्जी। ये मास्क काफी रियलिस्टिक होता है, इसके आर पार देखना और इसमें सांस लेना आसान रहता है और चोरी करते वक्त कोई पहचानेगा नहीं। तो अभी ये रील अपने चोर दोस्त को शेयर कर। ये अच्छा है, ममता बनर्जी का मास्क तो पहना ही जा सकता है। चोरी भी कर ली और फिर खुद पुलिस भी बन गए।
मैं क्यों वॉल्यूम करके वीडियो देखूं, मैं तो पापा हूं। कुछ अंकल ऐसे होते हैं यार जो दिखते हैं, मतलब तुम चाहे बस में चले जाओ, चाहे ट्रेन में चले जाओ, कहीं तुम बैठे हुए हो, उनको ईयरफोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उनको लगता ही नहीं है कि कुछ ऐसा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं आपस वालों को। उनको लगता है कि मैं देख ही रहा हूं 4 लोगों को और दिखाने के लिए, और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं यार। मतलब पता नहीं कौन सी वो मूवी देख रहे थे अंकल, डायलॉग मेरे को रट गए। अरे 90s की भाई, ऐसी ऐसी मूवी देखेंगे तुम शर्मा जाओगे। अभी अंकल, आज के अंकल, आजकल के बच्चे बहुत बदनाम है। आजकल के अंकलों की बात नहीं कर रहा कोई। क्यूट दिख रहा हो, थैंक यू। क्या इरादे हैं? शाम में क्लास हमारी 8:30 बजे तक रहेगी, उसके बाद फ्री। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई है? जीडी वाला ऑलवेज अ पीडब्ल्यू टीचर। पता नहीं यार, मैं पूछूंगा अलग सर से ये क्यों हो रहा है। रोती रहे मुझे क्या, बीपी लो नहीं होना चाहिए। बड़ी दुविधा है, फिर हमने सोचा हटाओ, गुलाब जामुन पे फोकस कर। बेटी जाए तो जाए, गुलाब जामुन ना जाए। मी एज अ डैड। ये सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, नाम है तृणमूल कांग्रेस कभी रुकेगा नहीं। हम में ना তাই লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। वो वाला नहीं, तो ये क्या बोल रही है? लड़ाई। खत्म हो गया भैया मैटर। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद ना बंगाल से भी शुरू होने वाला है वो, कि बंगाली बोलो, बंगाली बोल क्या बंगाली बोलती, क्या बोलेंगे? बॉल, बांग्ला बॉल, बॉल तो बॉल हो गया। साला मारबो एखाने लाश पड़बे श्मशान। अमित भैया बोलते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं करते, हमें ही बंगाल में जाके खुद लोग कहते हैं हिंदी बोलो। आप बांग्लादेश में नहीं हो, यू आर इन इंडिया। आपको बंगाली आता है, हिंदी नहीं आता इंडिया में रह के। बंगाली लोग कूल तो होते हैं। बंगाल में उन्हें इंग्लिश बोलो। What? गांव जाके परहैप्स बोल दिया, कुत्ता घोड़े पे। Yeah, actually, that's amazing memes. So yeah, I gotta go. You खेत में फसल कटाई। गाइस, ये था इस हफ्ते का एपिसोड। बचे हुए मीम्स और फिक्सिंग न्यूज का पूरा एपिसोड मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिवली चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप जाके सार्थक जनता पार्टी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग बोल रहे हैं ना भैया मेंबर्स नहीं, हम तो गरीब हैं, स्टूडेंट्स हैं, 60 रुपए की मेंबरशिप है मेरी, ठीक है? उससे ज्यादा की सुट्टे पी जाते हो तो मेरे को नहीं पता कि नॉर्थ कैंपस में क्या चल रहा है। चुपचाप चले आके ले लो। और वो नहीं कर रहे हो तो कम से कम वीडियो लाइक तो कर देना, इसके तो पैसे नहीं लेता मैं। तुम तो ये भी नहीं करते, तो नालायक तो तुम हुए। अंकल आंटी आपसे नहीं बात करो, बेटे से बात करो कि सॉरी। आपसे मिलूंगा मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, ध्यान रखिए अपना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बच गया एंड में, मम्मी पापा मान लेते कि उनसे बोल रहे हैं, सुट्टा पीता ही।